welcome to my next lecture. First of all, today I will proceed another numerical. तो न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें x इलेक्ट्रॉन जो है लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है। यह है लेफ़्ट और यह है राइट। और y प्रोटॉन जो है y प्रोटॉन x इलेक्ट्रॉन जो है लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है। उसके बाद y प्रोटॉन जो है वो राइट से यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, x इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट की ओर जा रहा है और y प्रोटॉन जो है वो y प्रोटॉन ये जो है ये प्रोटॉन ये जो है राइट से कहाँ आ रहा है, लेफ़्ट की ओर। तो सबसे पहले हम इसमें एस्टिमेट करेंगे टोटल चार्ज जो लेफ़्ट साइड वाला है, प्रोटॉन जा रहा है यानी कि Q1, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये माइनस E जो है ये x इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, x इलेक्ट्रॉन जो है लेफ़्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की ओर। और जो है लेफ़्ट से राइट की ओर, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको माइनस ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स ही हो जाएगा। और ये प्लस ई है यानी कि प्रोटॉन जा रहा है तो ये प्लस ई। और क्या, इसमें जो है ये राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है यानी इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो नेट चार्ज जो इसमें फ्लो होगा, नेट चार्ज का वैल्यू ये हो जाएगा Q माइनस ई और माइनस Q प्लस ई। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये माइनस एक्स ई और ये जो है प्रोटॉन ये वाई, और इसमें कॉमन ले लेंगे ई को तो ये हो जाएगा x प्लस ई। ठीक है, तो ये नेट चार्ज तो ये कह रहा है कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है ये प्रति सेकेंड फ्लो हो रहा है यानी कि पर सेकेंड मतलब हो गया कि ये एवरी सेकेंड, मतलब एवरी सेकेंड मतलब हो गया कि ये जो है Q माइनस ई जो है पर सेकेंड, एक सेकेंड में माइनस एक्स ई चार्ज जो है फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, मतलब ये कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं। और इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस वाई ई और ये कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको भी हम पर सेकेंड लिखेंगे तो ये जो है कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्यू नेट का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम I इक्वल टू भरे हुए हैं Q नेट डिवाइडेड बाई T तो 1 सेकेंड है और वो एवरी सेकेंड वो एक्चुअली में ये दिया ही हुआ है। तो ये हम माइनस 1E x प्लस ई और ये जो है कूलम पर सेकेंड लिखिए। अब देखिए कि अगर यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब करंट की दिशा राइट से लेफ़्ट होगी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे माइनस आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये आंसर सही है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विद्युत धारा की दिशा दाईं से बाईं ओर होगी। ठीक है, तो ये जो है मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दाईं से क्या होगी, बाईं की ओर होगी। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ। अब इस देखिए, किसी वायर में करंट दिया हुआ है। द करंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम के साथ जो है करंट जो है फ्लो हो रहा है।
और उसका इक्वेशन दिया हुआ है I इक्वल टू 4 + 2t, जहाँ पे I जो है एम्पियर में है और t सेकेंड में। तो हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज की बात कर रहा है कि हाउ मच चार्ज फ्लो, मतलब कितना चार्ज उससे फ्लो होगा पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के कटे हुए भाग से, यानी t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 6 सेकेंड में। तो हम इस न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है I दिया हुआ है और टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, जब भी चेंज करेगा तो t का वैल्यू चेंज करेगा तो I का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको मैंने बताया, ये अलग अलग एग्जाम्पल जो कि मतलब आपको अच्छा लगेगा। I इक्वल टू ये दिया हुआ है dq/dt और हमें I का इक्वेशन दिया हुआ है 4 + 2t। आपको याद होगा कि ये इंस्टेंटेनियस करंट होता था, इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको कि हम लोग तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते थे। तात्क्षणिक विद्युत धारा याद होगा, ये तात्क्षणिक विद्युत धारा जो है हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इस तात्क्षणिक विद्युत धारा में I का वैल्यू को रखेंगे 4 + 2t और ये dq/dt हो जाएगा और dq का वैल्यू 4 + 2t और ये हो जाएगा dt। हम यहाँ तक पहुँच गए। अमाउंट ऑफ करंट, तो हम लोग को टोटल चार्ज कह रहा है, टोटल चार्ज t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड में t इक्वल टू 2 सेकेंड से 6 सेकेंड में। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? सिंपली इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज, और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये dt हुआ और ये t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 6 सेकेंड रखेंगे। dq का इंटीग्रेशन ये q हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 2t और ये dt, t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 4, हम अलग अलग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 4 dt और ये जो है 2t dt, और इसको हम लोग 2 से 6 इसको तोड़ दिया मैंने। देखिए ये लॉन्ग करके बता रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट में जानता हूँ, एक लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन ये आप लोग को समझना है कि dt का इंटीग्रेशन, इस dt का इंटीग्रेशन t होता है और इसको हम 6 से 2 लिखेंगे और dt का ये t²/2 लिखेंगे और ये 6 से 2 और ये q का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये 6 - 2 हो जाएगा और ये प्लस 2 6² 2 और ये 2² 2, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 और ये हो जाएगा 18 - 2, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू 16 दूनी 32। तो ये टोटल कितना कूलम हो जाएगा, 48 कूलम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज जो है 48 कूलम होगा। ये आप लोग देख लीजिए एक बार कि I इक्वल टू dq/dt दिया, I रखा, I का वैल्यू इसमें रखे, फिर ये dq को यहाँ लिखे, ये इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गया, ठीक है। t इक्वल टू 2 से 6 सेकेंड में, मतलब 2 से 6 सेकेंड के बीच में हमको निकालना है करंट का वैल्यू। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट से हम जो है q का वैल्यू 48 कूलम को मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो मेजर कर लेंगे, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग जो है ओम्स लॉ को देख रहे हैं, ओम का नियम। ओम जो है एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन को क्या किया, इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। तो इस नियम के अनुसार जो है ये इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ये क्या, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ
या इट स्टेट्स दैट द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर मतलब किसी कंडक्टर से करंट आई जब फ्लो होता है, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, द पोटेंशियल डिफरेंस V, the potential difference V, the potential difference V across the ends of the conductor, across the ends of a conductor, across the ends of a conductor। ये जो है ओम्स का नियम था कि द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं इसको और डिटेल से अभी बताऊंगा। प्रोवाइडेड that the physical condition, provided that the physical condition, physical condition, physical condition provided that the physical condition, temperature, mechanical strain etc, temperature, temperature, mechanical strain, strain, pressure etc, 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 provided the physical condition, pressure etc are kept constant, are kept constant। देखिए, सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट था साइमन, जॉर्ज साइमन। उसने करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप दिया जिसको कि ओम का नियम कहते हैं। तो वो क्या था कि इट स्टेट दैट, इसका कहना था कि यह कथन है द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आई जो अगर उसके थ्रू फ्लो होगा वो भी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। और ये कह रहा है कि अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, मतलब दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रोवाइडेड, जबकि द फिजिकल कंडीशन, जो मेरा भौतिक अवस्था है, ताप, मैकेनिकल यांत्रिक स्ट्रेन विकृति, प्रेशर इत्यादि जो भी होगा, टेम्परेचर, ये सब जो है कैप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब ये सब में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो है टेम्परेचर में ये सब जितना भी चीज़ है, मैकेनिकल स्ट्रेन, प्रेशर, ये जो है इसमें चेंजिंग नहीं हो तो उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑलवेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट के। तो हम इसको हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा हिंदी में इसको डेफिनेशन को लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, मतलब इसके कथन के अनुसार, इसके कथन के अनुसार, इसके कथन के अनुसार कंडक्टर से, मतलब चालक से पास होती हुई विद्युत धारा, पास होती हुई विद्युत धारा विभवांतर भी कंडक्टर के विभवांतर भी के समानुपाती होता है, जबकि भौतिक अवस्था, कंडक्टर की भौतिक अवस्था में जैसे कि टेम्परेचर, ताप, यांत्रिक विकृति, दाब इत्यादि को स्थिर रखते, कांस्टेंट
मतलब स्थिर रखते हैं। देखिए ओम जो है क्या किया कि ओम क्या जो है कि ये सबसे पहले जो उसका फिजिकल कंडीशन था उसको सबसे पहले इसे कांस्टेंट रखा और फिर उससे जो करंट पास हुआ उस करंट को वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन है और ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये भी जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप किया। टोटल यहाँ का जो पोटेंशियल होगा भी ए माइनस क्या होगा भी बी, जो कि भी के बराबर होता है। ये कंडक्टर था, इससे जो करंट पास हुआ ये करंट जो है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के हो गया। और जब इसने अपना प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पे एक आर आ गया। इस आर को जो है हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि स्थिर नियतांक, स्थिर जो है प्रोपोर्शनलिटी नियतांक जिसका नाम जो है रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मतलब ये कांस्टेंट जो है रेसिस्टेंस के नाम से जाना गया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। 9th या 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि यानी कि V इक्वल टू आर आई, या हम इसको लिख सकते हैं सिंपली आर। इसको हम लोग बोलते हैं आर को रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कहते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि यहाँ पे ये चालक का प्रतिरोध भी कहलाता है। चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध भी कहलाता है। यह है ओम का नियम। तो इस ओम के नियम में ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे ओम का नियम अगर आपसे कोई पूछा सिंपली वे में कहेंगे कि किसी कंडक्टर को हम लिए और उसका जो है टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखें और उस कांस्टेंट पे जब करंट जो उसमें फ्लो कराए तो उसमें बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, करंट के, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जिस टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्स है, ये एवरीवेयर लगता है, यूनिवर्स में ये कहीं पे भी लगता है। तो उसी टाइप से ओम का नियम जो है ये देखिए अब हम लोग देखेंगे ग्राफ भी वर्सेस आई का। तो सबसे पहले हम ग्राफ भी वर्सेस आई, भी वर्सेस आई फॉर ए मेटालिक कंडक्टर, फॉर ए मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के लिए मेटालिक कंडक्टर के लिए मेटालिक कंडक्टर के लिए, मेटालिक चालक के लिए भी वर्सेस आई का हम लोग ग्राफ को देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का। सबसे पहले अगर हमने इस भी को इधर लिया है, ये भी को इधर लिया है और ये आई को इधर लिया है, तो ये जो है अगर ये थीटा है तो ये जो है आर को डिनोट करेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा इस टाइप से ये जो है ये हो जाएगा भी और ये आई, तो टेन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं भी बाय आई। ये टेंजेंट जो कि आर को बताएगा, ये आर इस टाइप से ये जो है टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा भी बाय आई। दूसरा इसमें अगर आप इस ग्राफ को, अगर ये पहला ग्राफ, अगर इसी ग्राफ में हम जो है इधर आई को लेंगे और इधर हम भी को लेंगे, इधर हम लोग भी को लेंगे,
तो इसका ग्राफ देखेंगे तो इस केस में टेन थीटा इक्वल टू आई बाई भी होगा और ये 1/r होगा, यानी r का वैल्यू जो है 1/10 थीटा पे मिलेगा, यानी कि v/i पे इस केस में चेंज हो जाएगा। यानी ये ग्राफ है कि ये ग्राफ जो है ये रेसिस्टेंस को बताता है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये बताता है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब चालक का प्रतिरोध। ये भी जो है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, तो ये चालक का प्रतिरोध को बताता है। कंडक्टर चालक का प्रतिरोध को बताता है, चालक का प्रतिरोध। इसमें r का वैल्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है tan थीटा, और इसमें r का वैल्यू जो है ये 1 बाई क्या होगा tan थीटा के, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि i और v जो है किधर लिया गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे आगे की ओर। इसमें आगे की ओर देखेंगे कि जैसे कि एक हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इस ग्राफ पे बेसिस क्वेश्चन कि हमारा जो है ये भी दिया हुआ है और ये तुम्हारा जो है आई दिया हुआ है, ठीक है। एक का टेम्परेचर जो है ये T1 है, दूसरा टेम्परेचर जो है T2 है, राइट। और ये जो है ये θ1 है और ये जो है θ2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है। R1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया tan θ1, R2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan θ2। तो यहाँ पे tan θ1 बड़ा है या tan θ2, तो ऑब्वियसली है कि tan θ1 जो है tan θ2 से बड़ा होगा, तो R1 भी जो है R2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। R1 भी R2 से बड़ा होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा चीज़ कि अगर आपसे पूछेगा टेम्परेचर किसका बड़ा होगा, तो T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T2। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये जो है I इधर है और ये भी इधर है और ये जो है इस टाइप से दिया हुआ है, ये θ1 और ये θ2 और ये T1 और ये T2, ये R1 और ये R2। तो इस केस में देखेंगे कि R1 जो है 1/tan θ1 के है, R2 1/tan θ2 के। तो इस केस में tan θ1 का वैल्यू जो है tan θ2 से जो है छोटा होगा, यानी कि R2 का वैल्यू जो है R1 का वैल्यू R2 से क्या, R2 का वैल्यू R1 से बड़ा होगा। और टेम्परेचर का इस केस में वैल्यू जो है T2 ग्रेटर देन जो है क्या हो जाएगा, T1। इसको केयरफुली देखेंगे कि इसमें चेंजिंग आया स्लोप के कारण, क्योंकि ये स्लोप जो है चेंज कर गया, इसीलिए जो है इसमें क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। इसमें आई इधर दे दिए, भी दे दिए, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो इस कन्फ्यूज़न को आप लोग को क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे और उस पॉइंट को आगे प्रोसीड करेंगे। उस पॉइंट को हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नोट में ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओम का नियम जो है, ठीक है, ओम का नियम यूनिवर्सल नियम नहीं है। सभी जगह यूनिवर्सल मतलब सभी जगह जो एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल नियम नहीं है। यूनिवर्सल नियम सभी जगह होने वाला ये नियम नहीं है। मतलब ये इट इज़ एप्लीकेबल फॉर फ्यू मटेरियल्स। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, ये पहला पॉइंट, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर फ्यू सब्सटेंस,
फ्यू मटेरियल, ठीक है, फ्यू मटेरियल या सब्सटेंस, यह जो है कुछ सब्सटेंस के लिए, कुछ पदार्थ के लिए, कुछ पदार्थ या पदार्थ जो है यानी कि वो मेटल का बना होना चाहिए, चालक के लिए लागू होता है, प्रत्येक के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ओम का नियम। अब हम लोग इसमें देखेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इसमें हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, जो कि कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी, द रेसिस्टेंस ऑफ ए, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the property, is the property, is the property by virtue of which, by virtue of which, by virtue of which, by virtue of which it opposes the flow of charge, it opposes the flow of charge, flow of charge, flow of charges, flow of charges through it, through it, through it, through it। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है? सबसे पहले द रेसिस्टेंस, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध वह गुण है, वह गुण है जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण वह आवेश के फ्लो का, आवेश के बहाव का, बहाव का विरोध करता है, अपोज, विरोध करता है, ठीक है। जिसे हम, जिसे हम चालक का, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। मतलब क्या कि ये प्रतिरोध किसी भी मटेरियल का ये डिसाइड करता है कि करंट का स्पीड जो है उस मटेरियल में क्या होगा, कितना अमाउंट से मतलब जो है करंट वो जो है उससे क्या होगा? फ्लो होगा। तो हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं रेसिस्टेंस का अदर डेफिनेशन, रेसिस्टेंस इज आल्सो डिफाइन एज, ये तो आप जानते ही हैं, रेसिस्टेंस इज also defined as the, defined as the ratio of, ratio of potential difference, potential difference, potential difference, ratio of potential difference, ratio of potential difference applied across to the conductor, applied across to the conductor, across to the conductor, across to the conductor and to the current flowing through it, to the current flowing through it, to the current flowing through it। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं, ठीक है, चालक के, चालक के द्वारा विभवांतर, चालक के द्वारा विभवांतर
और उससे पास होती हुई विद्युत धारा के अनुपात को, ठीक है, तो उसके अनुपात को हम लोग जो है प्रतिरोध कहते हैं। ये हो गया इसका दूसरा डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आर का वैल्यू, ठीक है। ये आर इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई। V मतलब हो गया वोल्ट, ये मतलब हो गया एम्पियर, तो ये बन जाएगा ओम, और इसको हम लोग ओम लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, यानी कि रेसिस्टेंस का ये यूनिट हो गया। ओम जिसको कि ऐसे लिखते हैं, इज द SI यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस। SI यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस मतलब ओम जो है, ओम प्रतिरोध का SI मात्रक है, प्रतिरोध का SI मात्रक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ओम जो है प्रतिरोध का क्या है, SI मात्रक। अब हम इसका जो है डायमेंशन को लिखेंगे कि ये डायमेंशन जो है इसका क्या होगा। प्रतिरोध का डायमेंशन, प्रतिरोध का हम लोग डायमेंशन को लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके, सबसे पहले वोल्ट के बारे में पढ़े हैं, W/Q 1 बाय 1 करके हम लिखा, और ये होता है mL²T-2 और ये AT, तो mL²T-3 और A-1। और करंट का, यहाँ पे करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, तो हम इसको डायरेक्ट A लिखेंगे, इसको हम लोग mL²T-2। तो अब हम R का वैल्यू ये V/I करेंगे, तो mL²T-3 A-1 डिवाइड बाई A करेंगे, तो mL²T-3 और ये A-2 इसका जो है क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ये प्रतिरोध का जो है डायमेंशन हो गया, रेसिस्टेंस का डायमेंशन हो गया, mL²T-3 A-2।